नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, कैसे हार्मोन्स हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और सबसे अहम बात, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है या फिर इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सोहिल ए दुरानी, कंसल्टेंट एंड्रोनोलॉजी, जो हार्मोन से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल हार्मोन से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार हार्मोन से संबंधित समस्याएं होती क्या हैं आखिरकार। जी अनुज जी, देखिए हार्मोन्स बेसिकली अगर हम देख लें कि ये हमारे शरीर में कई प्रकार के ग्लैंड्स है, जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, गले में थायराइड ग्लैंड है, जी। या हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, या पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है। इनसे ना कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ओके। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को इनकी मेटाबॉलिज्म को चलाने में सहायता देते हैं और प्रभावित भी करते हैं हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को या इम्यून सिस्टम को। तो अगर इस हार्मोन की लेवल्स या इनके मात्रा हमारी बॉडी में कम या ज्यादा हो जाए किसी भी कारण, उसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर या हमारे स्वास्थ्य पे एक बुरा प्रभाव भी पड़ सकते हैं, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। ओके। डॉक्टर सोहेल, जैसे कि आपने बताया कि इससे लोगों को बीमारी भी हो सकती है, तो अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस कितनी तरह के होते हैं और ये किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जी अनुज जी, ऐसा कि हार्मोन हमारे शरीर में 200 से ज्यादा हार्मोन्स सिक्रीट या हो जाते हैं। तो ओके। जिस हार्मोन की इम्बैलेंस हो या कमी या ज्यादा उसकी मात्रा हो शरीर में, तो उससे उससे वो उसकी उससे बीमारी हो सकती है, या उसका बुरा इफेक्ट या बैड इफेक्ट हेल्थ पे आ सकता है। तो कई प्रकार के जो कॉमनली हम देखते हैं, जो हमारे पेशेंट जो कॉमनली आ जाते हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स है, कॉमनली जो हम महिलाओं में देखते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। बेसिकली इंडिया जो है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड जाना जाता है। वो इसलिए कि डायबिटीज में भी इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास से निकलता है। जी। उसमें भी या तो कमी होती है इंसुलिन की, या उस इंसुलिन का प्रॉपर इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पे। ओके। इसी तरह से बच्चों में अगर हम देख ले तो ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी से उसका इफेक्ट है बच्चों की डेवलपमेंट और ग्रोथ पे, या उनकी सेक्सुअल मैच्योरेशन पे। कॉमनली हम जिसको हम बोलते हैं कि टीनेज। ओके। तो कई प्रकार के हार्मोन्स के आप देखेंगे कि हमारे पेशेंट्स जो हमारे पास आ जाते हैं इसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो उनकी वो कमी या पर्टिकुलर हार्मोन की कमी की वो बीमारी लेके आ जाती है हमारे ओके। पास। डॉक्टर सोहेल, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, तो उनके जो लक्षण हैं वो अलग होते हैं, और अलग होते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं। जी अनुज जी, एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो हार्मोन्स की कमी या उनके लक्षण जो है, अक्सर देखा जाता है कि हार्मोन्स के कमी या ज्यादा के लक्षण कॉमन होते हैं। कुछ हम देख लें वो दोनों महिलाओं और पुरुषों में भी, जैसे कि हम वजन का घटना या बढ़ना, जिसको अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या लॉस बोलते हैं, या किसी एक्सेसिव या बहुत ज्यादा ठंड लगना, जरूर से ज्यादा ठंड लगना पेशेंट को, या गर्मी होना, या हम ये भी कह सकते हैं कि जरूर से ज्यादा नींद आना या नींद ना आना। ये कुछ कॉमन लक्षण है किसी भी हार्मोन की कमी या ज्यादा की वजह से हो सकता है। ओके। कुछ लक्षण जो है वो महिलाओं में हो खाली हो सकते हैं, या पुरुषों में हो सकते हैं। जैसे महिलाओं में अगर हम देख लें कि
आज हमारे पास महिलाएं आ जाती हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस करके आ जाती है, उनकी पीरियड्स जो है जी। वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये महिलाएं करके आती है। या पुरुष जो हमारे पास आ जाते हैं जो मिडिल एज या 40-50 ईयर्स के बाद के एज के पुरुष है, वो कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स लेके भी हमारे पास आ जाते हैं, तो वो भी हार्मोन से रिलेटेड कुछ ये लक्षण हो सकते हैं। ओके। डॉक्टर सोहेल, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि हमने ये तो जान लिया कि हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं और क्यों होते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका जो पता लगता है वो कौन से टेस्ट से लगता है? व्यक्ति को कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे उसे पता चल जाए कि उसे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है? जी अनुज जी, ऐसा है, हमारे दर्शकों के लिए ये मैं बता दूं कि अगर कभी भी लक्षण ऐसे आ जाए जिससे ये सस्पिशन हो, ये पता लगे कि शायद हार्मोन की कमी है या हार्मोन इम्बैलेंस का सस्पिशन हो, तो जरूर पहले डॉक्टर से मिलें, क्योंकि एक डॉक्टर ही बता पा सकते हैं कि कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट जरूरी है या कौन सा टेस्ट नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि हार्मोन इम्बैलेंस के लक्षण कॉमन हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर एक महिला हमारे पास आ जाए जिसको जो मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस या पीरियड की डिस्टरबेंस की कारण हमारे पास आ जाए, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल, जैसे थायराइड की कमी हो सकती है या थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या उस महिला में प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन होता है, उसकी ज्यादा मात्रा हो बॉडी में, ये भी हो सकता है। या उसकी कुछ और बॉडी में कुछ और हार्मोन, फीमेल हार्मोन जो है उनकी कमी या ज्यादा की वजह से भी ये मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये एक डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही जो भी टेस्ट कराने हैं वो कराने चाहिए। एक डॉक्टर ही आपको सलाह करने के बाद बता पाएंगे कि कौन से टेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप खाली लक्षण देख के टेस्ट करवा ले तो उससे वो एंजाइटी हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है वो। क्योंकि अननेसेसरी कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट, तो वो ज्यादा ठीक भी नहीं है। तो एक डॉक्टर ही ब्लड टेस्ट बता देगी कौन से उनके लिए जरूरी है और आगे क्या करना है। ओके। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया, बिल्कुल सही बात कही कि ऐसे ही लोग, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ लक्षण देख के और टेस्ट करवा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप जी। सभी को डॉक्टर से सबसे पहले सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद कोई भी टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर, मैं यही आपसे अगले क्वेश्चन में जानना चाहूँगा ब्लड टेस्ट के बारे में। जैसे आपने बोला, अगर यदि किसी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उन्हें कितने समय के बाद ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चले किसी भी पेशेंट में और ब्लड टेस्ट किया हुआ है, तो इनिशियली हर हार्मोन का जो जिसकी भी इम्बैलेंस है, जैसे कई प्रकार के हार्मोन्स हमारी बॉडी में है, हमारे शरीर में है, तो हर अलग अलग हार्मोन का पता लगाना अलग अलग टेस्ट है, और कितने समय के बाद कराना चाहिए वो भी आपको डॉक्टर बता देगा कि कौन सा टेस्ट कितने समय के बाद कराना है। तो ऐसा होता है कि एक वो सेट टाइम नहीं है कि आप 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 हफ्ते के बाद करा लीजिए, ये एक ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हर टेस्ट का कितने देर के बाद कराने की, एक पेशेंट को कितना ठीक ट्रीटमेंट के बाद ठीक लग रहा है, कितने लक्षण थे, अब लक्षण कितने ठीक हो रहे, ये कुछ फैक्टर्स है जिनको देख के एक डॉक्टर ही बता पाएगा आपको कि अ, कितनी देर बाद एक पेशेंट को कौन सा टेस्ट दोबारा करना है और क्या टेस्ट करना है। ओके। तो डॉक्टर। कहने का मतलब ये है कि जी। बेसिकली पेशेंट को फॉलो करना जरूरी है अपने डॉक्टर से, ट्रीटिंग डॉक्टर जो भी है, ताकि वो उनको सही मशवरा, सलाह मशवरा दें और सही बता दें कि कौन सा टेस्ट कितने समय के बाद फिर से दोबारा करना है। जी। डॉक्टर सोहेल, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो इसकी समस्या हैं वो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसका आखिरकार कारण क्या हो सकता है? इवन बच्चों में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? जी अनुज जी, एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो हम देख रहे हैं कि आजकल ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है काफी ज्यादा देखा जा रहा है हमारे सोसाइटी में। तो कई कारण हो सकते हैं, बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल जिसको बोलते हैं, एक कारण तो है नहीं।
कुछ दवाइयों के कारण भी हो सकता है कि ये हार्मोन इम्बैलेंस हो, स्पेशली जो कीमोथेरेपी दवाइयाँ हैं उनकी वजह से ये हार्मोनल दवाइयाँ होती है, जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ ट्यूमर्स हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि शरीर में काफी सारे ग्लैंड्स हैं ऑलरेडी, अब उन ग्लैंड्स का ट्यूमर हो वो भी एक कारण हो सकता है। अ, सबसे बड़ा से कारण हमारा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है अभी, जिसको हम ईटिंग डिसऑर्डर जो बच्चों में खासकर पाया जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर या स्ट्रेस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। ट्रॉमा या इंजरी हो जाए ग्लैंड्स की वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारे जो कारण हैं, या कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो इनको हम बोलते हैं कि प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि वो जो है कि वो ज्यादा रिस्क है किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस का हो जाना। जैसे महिलाओं में हम देखते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है। तो एक कारण है नहीं कि ये कुछ कई कारण मिला के ये हार्मोनल इम्बैलेंस का देखा जाता है। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया इसके बहुत सारे कारणों के बारे में बताया, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, मुझे जो समझ में आया है कि हमें अपनी जो हेल्दी डाइट है उस पर काफ़ी कंसंट्रेशन करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे स्ट्रेस ना हो। एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। मेरा अगला सवाल होगा कि इसका इलाज कैसे किया जाता है और इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जी, ऐसा कि जब भी एक डॉक्टर या एक हार्मोन इम्बैलेंस का, किसी हार्मोन का इम्बैलेंस का डायग्नोसिस को पता लगे, तो नॉर्मली हम उस हार्मोन की रिप्लेसमेंट, अगर मान लो उदाहरण के तौर पे फिर से मैं बता दूं कि थायराइड की प्रॉब्लम है, तो पता लगा कि एक महिलाओं या पुरुषों की थायराइड की कमी है, उसमें जो भी कारण हो उस पेशेंट में, तो हम उसको थायराइड की रिप्लेसमेंट या थायराइड की टैबलेट देते हैं। तो इसी तरह से जो भी हार्मोन की कमी या ज्यादा हो उसी हिसाब से हम उस हार्मोन का रिप्लेसमेंट दे देते हैं। इस पे लेकिन ये भी साथ में हमको ध्यान देना है कि हमें बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं किसी भी हार्मोन इम्बैलेंस को ट्रीट करने का। ओके। तो एक तो ये है कि कारण क्या है, कि क्या वजह है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। कोई रिवर्सिबल कॉज तो नहीं है, जैसे कुछ दवाइयों की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हम देख लेंगे कि उस दवाई को बंद करने से हो सकता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस खुद ही ठीक हो जाए। दूसरा हमारा पिलर होता है ट्रीटमेंट का, कि उस हार्मोन की कमी या ज्यादा को हम ठीक कर ले दवाई की वजह से, हार्मोन की वजह से उसी हार्मोन का डोज देंगे। और तीसरा होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे आपने पहले ही उस एक प्रश्न में बताया कि हमारा जो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारा जो रहने का तरीका है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और हेल्दी बनाना है। ये ओके। 3 बेसिक पिलर्स है हार्मोन इम्बैलेंस को ट्रीट करने का। ओके। तो डॉक्टर सोहेल, जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें थायराइड जैसी समस्या होती है और ऐसे ही इसमें पीसीओएस भी होता है और भी ऐसी कई बीमारियां होती हैं, तो इनका जो इलाज है वो सिर्फ दवाइयों से ही संभव है? कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है जो जो मतलब मेजर तो है कि दवाइयों की वजह से ही इनका ट्रीटमेंट है। जैसे आपने उदाहरण में दे दिया कि पीसीओएस, वो भी कॉमनली हम यंग गर्ल्स में देख रहे हैं आजकल। तो पीसीओएस का कारण भी, जैसे मोटापा हम देख लें कि मोटापा काफी कॉमन हुआ है हमारे यंग जनरेशन में। तो मोटापे को अगर हम कंट्रोल कर लें या एड्रेस कर लें इसको, तो उससे काफी हद तक पीसीओएस भी ठीक हो सकता है, चाहे दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। तो हार्मोनल इम्बैलेंस एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज है, तो हमको ये भी देखना है कि इसका कारण क्या है। कुछ हार्मोन इम्बैलेंस की अगर हम देख लें, जैसे कि जरूरत से ज्यादा थायराइड शरीर में बनना, जिसको हाइपर थायराइड बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दवाई हमें पूरा लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। तो कुछ कोर्स करके, साल 1.5 साल कोर्स करके काफी लोग ठीक हो जाते हैं और शायद उनको जरूरत भी नहीं पड़ती है कि वो कंटिन्यू कर ले वो ऐसी दवाई। तो केस टू केस बेसिस पे हमको ये देखना है कि कारण क्या है, कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस है, ज्यादा हार्मोन है, कम है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट है। और ये रूल ऑफ थंब भी नहीं है कि एक बार हार्मोन थेरेपी स्टार्ट हो गई तो वो उम्र भर चलाना है।
ऐसा भी नहीं है। हाँ डॉक्टर, मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि एक मिथ है कि अगर हार्मोन से जुड़ी कोई भी समस्या आपको होती है तो उन्हें लाइफ लॉन्ग दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना जी चाहेंगे उन्हें कि दवाइयाँ जी बंद कर एग्जैक्टली सकते हैं या नहीं कर सकते? यही है कि एक मिथ है, और हमारी सोसाइटी में यही है कि एक बार स्टार्ट हो गया कोई भी ट्रीटमेंट हो गया हार्मोन इम्बैलेंस के लिए तो ये लाइफ लॉन्ग है, आप इससे जान छूटेगी नहीं, पर ऐसा है नहीं। ये केस टू केस बेसिस है। हाँ, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, और कुछ के ट्रीटमेंट कोर्स करके ठीक भी हो जाए, जैसे मैंने हाइपर थायराइड का उदाहरण दे दिया। तो इस तरह से जैसे बच्चों में हम देखते हैं कि एक और उदाहरण मैं बता दूं कि ग्रोथ हार्मोन की कमी है जी। अब बच्चा आ गया तो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो वो बढ़ता बच्चा है, तो उस पीरियड में हम उसको ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन एक बार वो 3 से बाहर मतलब 20 साल या 18, 20, 21 साल की हो जाए तो कॉमनली हम ये भी देखते हैं कि उसकी ग्रोथ हार्मोन थेरेपी बंद हो जाती है। तो ये केस टू केस बेसिस पे है, ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं होगा, तो ये एक मिथ है। ओके डॉक्टर सोहेल, मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा कि इसमें जो कि थेरेपी की हमने बात की थी, तो जो थेरेपी है वो कैसे काम करती है और क्या इस थेरेपी से कोई रिस्क भी होता है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा अनुज जी आपने। हार्मोन थेरेपी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हम देख लें तो हम नॉर्मली ये महिलाओं में हम दे देते हैं, जो महिलाएं जिसको हम बोलते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल या पेरी मेनोपॉजल स्टेज में हो, तो उनको कुछ लक्षण आ जाते हैं उस टाइम पे, जैसे कि पेल्पिटेशंस और कुछ जो हार्मोन्स की, जो उनमें जो फीमेल हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं कि एस्ट्रोजन होता है, उसकी कमी की वजह से कुछ लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम उन महिलाओं को ऑफर करते हैं कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लीजिए। वैसे बाय डेफिनेशन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हम देख लें तो ये किसी भी हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए जो भी दवाई देती है उसको हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे हम पुरुषों में देख लेंगे, पुरुष भी किसी एज के बाद, जैसे 45 या 45 या 50 की एज के बाद उनके उनमें भी मेल हार्मोन्स जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसकी कमी भी हो सकती है। तो उन पुरुषों को हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ समय के लिए दे सकते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न आपने देखा कि इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या रिस्क है। तो हर रिप्लेसमेंट थेरेपी जब भी हम ऑफर करते हैं पेशेंट को, तो हम उसके बेनिफिट्स और रिस्क दोनों पेशेंट को बता देते हैं। तो कुछ रिस्क है हार्मोन रिप्लेसमेंट, अगर हम पेशेंट सिलेक्शन या पेशेंट को हम ये ना बताएं, प्रॉपर्ली पेशेंट सिलेक्शन ना हो। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि महिलाओं में हम जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं महिला है, तो अगर प्रॉपर सिलेक्शन ना हो तो उसका रिस्क ये है कि प्रॉपरली वो डोजेस ना दिए गए तो रिस्क है कि उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा महिलाओं में, या ब्लड क्लॉट्स जिसको हम खून की वो धारा में गांठ पड़ना, इसका रिस्क बढ़ जाता है, और भी कुछ रिस्क है। लेकिन ये रिस्क हम इसको कम कर सकते हैं कि अगर हम प्रॉपरली डॉक्टर से सलाह मशवरा करके और रिस्क असेसमेंट करके फिर थेरेपी हम स्टार्ट करें तो रिस्क काफी कम हो सकता है। ओके डॉक्टर सोहेल, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा जो इससे पीड़ित रोगी हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी अभी जी पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि देखिए हार्मोन इम्बैलेंस जैसे भी हमने पहले बता दिया कि एक लाइफस्टाइल डिजीज भी इससे काफी रिलेटेड है। तो अगर किसी पेशेंट को हार्मोन इम्बैलेंस का डायग्नोसिस हुआ है तो इसका इलाज है, प्रॉपर इलाज है। और ये भी एक मिथ है कि एक बार जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो लाइफ लॉन्ग चला, ऐसा भी नहीं है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमें अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी है ताकि हमारी जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो कम से कम हो। जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी और योगा बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, जिससे हम अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं।
या काम काम है वो हम काफी अच्छा वो ध्यान देना है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स या फल जो है वो खाना चाहिए। हमको हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ग्रीन टी है या कोकोनट वाटर अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो उसका अच्छा हमें यूज करना चाहिए। स्लीप जो है हमारे, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। स्लीप, गुड स्लीप और क्वालिटी स्लीप बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ताकि हम अपने हार्मोन इम्बैलेंस को कम कम से कम वो स्तर में लाया जाए। जी इस बिल्कुल। तरह से ये कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, और इससे हमें हमारे दर्शक या हमारे जो मरीज है उनको काफी फायदा मिलेगा। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर सोहेल, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब इतनी आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। आज हमने अपने एक्सपर्ट से हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में जाना कि आखिरकार इसका कारण क्या है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.